फ्रेंड इंडिया प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के तहत जो है आपके पाठ्यक्रम में है जो यूनिट फर्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड यूनिट, उनसे हम क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड। कौन सी विधियाँ प्रशिक्षु केंद्रित अध्यापन विधियाँ हैं। एक्टिव लर्निंग क्रियाशील अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग सहकारी अधिगम, इंडक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग आगमनात्मक अध्यापन व अधिगम, पैसिव लर्निंग निष्क्रिय अधिगम। तो यहाँ पे देखें शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण विधियाँ गतिविधि का ध्यान शिक्षक से शिक्षार्थी को स्थानांतरित करती है। क्रियाशील अधिगम, सहकारी अधिगम, आगमनात्मक अध्ययन व अधिगम, समस्या समाधान तथा मस्तिष्क झंझावात ब्रेन स्टॉर्मिंग आदि शिक्षार्थी केंद्रित विधियाँ। तो यहाँ पे ये देखना है आपको कि इसने कहा कि कौन सी विधियाँ जो है वो लर्नर सेंट्रिक है, यानी लर्नर सेंट्रिक मतलब कि प्रशिक्षु केंद्रित। तो प्रशिक्षु में कौन सा हमने बताया कि ABC यानी एक्टिव लर्निंग, कोऑपरेटिव सहकारी अधिगम और इंडक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग। तो शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण विधियाँ गतिविधि का ध्यान शिक्षक से शिक्षार्थी को स्थानांतरित करती, क्रियाशील अधिगम, सहकारी अधिगम, आगमनात्मक अध्ययन व अधिगम, समस्या समाधान तथा मस्तिष्क झंझावात ब्रेन स्टॉर्मिंग आदि शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण विधियाँ हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला है शिक्षार्थी केंद्रित उपागम विद्या शिक्षार्थियों का सर्वोत्तम अनुभव प्रदान करता है। शिक्षार्थी केंद्रित उपागम शिक्षार्थियों का सर्वोत्तम अनुभव प्रदान करता है। दूसरा, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम यह नहीं मानता है कि अधिगम अनुभव में शिक्षार्थी की आवश्यकताओं की केंद्रीय भूमिका है। तो दोनों में से कौन सा सही है। देखिए यहाँ पे जो शिक्षार्थी केंद्रित उपागम में शिक्षार्थियों को विभिन्न क्रियाओं में शामिल कर समस्या समाधान कौशल सिखाना, शिक्षार्थियों को सोचने के लिए प्रेरित करना, शिक्षार्थियों में सहयोग को प्रोत्साहन करना आदि क्रियाओं द्वारा अनुभव प्रदान किया जाता है। अतः शिक्षार्थी केंद्रित उपागम ये मानता है कि अधिगम अनुभव में शिक्षार्थी की आवश्यकताओं की केंद्रीय भूमिका होती है। छात्र केंद्रित उपागम में शिक्षक, इन स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच अ टीचर, छात्र केंद्रित उपागम में शिक्षक बाह्य पुरस्कारों का अधिक से अधिक उपयोग करता है, छात्रों को अधिक जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करता है, प्रभावी शिक्षा के लिए उचित शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग करता है, शिक्षक वर्तमान को भूतकाल के साथ जोड़कर जो है चलने का प्रयास करता है। तो देखिए छात्र केंद्रित शिक्षा छात्रों को अपने सीखने में सक्रिय रूप से भाग लेने की अनुमति देती है। छात्र केंद्रित कक्षा में गतिविधि का फोकस छात्र होता है। इसका अर्थ यह है कि शिक्षार्थियों को छात्र केंद्रित दृष्टिकोण में बोलने, सुनने, लिखने और अन्य छात्रों के साथ सहयोग करने सहित कार्यों की एक श्रृंखला में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। एक शिक्षक एक छात्र को बढ़ी हुई जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। जब कोई शिक्षक किसी विषय के सर्वाधिक सामान्य विचारों को प्रस्तुत करने के बाद धीरे धीरे विस्तार और विशिष्टताओं की ओर अग्रसर होता है तो उसे क्या कहते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग, सह अधिगम, इंडक्टिव थिंकिंग, आगमनात्मक सोच, विधि शास्त्रीय परीक्षा यानी जूरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी या प्रोग्रेसिव डिफरेंशिएशन प्रगामी विभेदीकरण। तो जब कोई शिक्षक किसी विषय के सर्वाधिक सामान्य विचारों को प्रस्तुत करने के बाद धीरे धीरे विस्तार और विशेषताओं की ओर अग्रसर होता है तो इसे प्रगामी विभेदीकरण कहा जाता है। सूची 1 को देर से सुमेलित करना है। मेथड्स ऑफ टीचिंग में शिक्षण की विधियाँ, फेस ऑफ फेस इंटरेक्टिव मेथड, सामने आमने की अंतरक्रियात्मक विधियाँ, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मेथड, मुक्त और दूरवर्ती अधिगम विधि और इंडिविजुअलाइज्ड मेथड ऑफ टीचिंग, शिक्षण की व्यक्तिगत विधि, ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग, शिक्षण की ऑनलाइन विधि। तो देखिए यहाँ पे आमने सामने की अंतरक्रियात्मक विधि, परिचर्चा के साथ विमर्शक प्रश्न, मुक्त और दूरवर्ती अधिगम विधि, मॉड्यूलर अनुदेशात्मक सामग्री, शिक्षण की व्यक्तिगत विधि, ये अभिक्रमित अनुदेशात्मक पैकेज को दिखाता है। शिक्षण की ऑनलाइन विधि प्रभावशीलता बढ़ाने की तकनीक है। विश्वविद्यालय के एक शिक्षक ने शोध अध्ययन किया जिसमें विद्यार्थियों के परिवार और उनके आवास के सामाजिक आर्थिक स्तरों के अनुसार उनकी सहभागिता के स्तर पर प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए व्याख्यान सह निर्देशन पद्धति का प्रयोग किया गया है। इस अध्ययन में किस चर को स्वतंत्र चर कहा जाता है। तो ये है लेक्चर कैन डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। विश्वविद्यालय के एक शिक्षक ने शोध किया जहाँ उसने व्याख्यान सह निर्देशन पद्धति के प्रयोग से अपने शोध को पूरा किया और निष्कर्ष प्राप्त किया। यह एक स्वतंत्र चर है क्योंकि यह किसी भी प्रकार से शोध के आंकड़ों पर निर्भर नहीं है। दूसरे प्रकार के आंकड़े उपलब्ध होने पर भी यह पद्धति शोध में सहायक होती है, किंतु अन्य सभी एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार से जुड़े आता है। यह स्वतंत्र चर है। स्वतंत्र चर, आश्रित चर, तो ये कारण और प्रभाव, जोड़ तोड़। जब TL मॉडल अपनाया जाता है तो निम्नलिखित में से किसे सही माना जाएगा।
जब टीएल मॉडल जो है अपनाया जाता है तो निम्नलिखित में से किसे सही माना जाएगा? शिक्षण और अधिगम स्वतंत्र कार्य है। शिक्षण और अधिगम में अभिन्न संबंध होता है। कोई अधिगम ना होने पर शिक्षण कहा जा सकता है, शिक्षण कार्य के बिना भी अधिगम हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए टीएल मॉडल एक प्रकार का दृष्टिकोण है जो शिक्षण अधिगम वातावरण को बेहतर बनाता है, जिसमें शिक्षकों और शिक्षार्थियों के व्यवहार भी सम्मिलित होते हैं। अतः टीएल मॉडल शिक्षण और अधिगम में अभिन्न संबंध को सही मानता है। शिक्षण का प्रतिमान निम्नलिखित में से किसका विवरण वर्णन होता है? शिक्षक व्यवहार, जिसमें शिक्षक छात्र वार्ता शामिल है। अधिगम परिवेश, जिसमें शिक्षक व्यवहार भी शामिल है। अधिगमकर्ता व्यवहार, जिसमें व्यक्तित्व के गुण शामिल है। विषय वस्तु, जिसमें विषय की तार्किक संरचना शामिल है। तो यहाँ पे देखिए शिक्षण का प्रतिमान अधिगम परिवेश, जिसमें शिक्षण व्यवहार भी शामिल है, का विवरण होता है। नीचे दी गई अधिगमकर्ताओं की विशेषताओं में कौन सी क्षेत्र निर्भर अधिगम शैली से जुड़ी है? यानी विच ऑफ द गिवन लर्नर कैरेक्टरिस्टिक आर एसोसिएटेड विद फील्ड डिपेंडेंट लर्निंग स्टाइल। तो नीचे दी गई अधिगमकर्ताओं की विशेषताओं में से कौन सी क्षेत्र निर्भर अधिगम शैली से जुड़ी है? तथ्यों और सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करना, फोकसिंग ऑन फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल, रिलेटिंग कॉन्सेप्ट टू पर्सनल एक्सपीरियंस, और धारणाओं को व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ना, दिए गए कार्यों के संबंध में शिक्षक के साथ औपचारिक अंतर्क्रिया करना, सहयोग के सापेक्ष प्रतिस्पर्धा को अधिक महत्व देना या प्रतिस्पर्धा के सापेक्ष सहयोग को अधिक महत्व देना, या अवधारणाओं और सामग्रियों के वैश्विक पहलुओं पर ध्यान देना। तो देखें यहाँ पे निर्भर अधिगम शैली के तहत अधिगमकर्ताओं द्वारा अवधारणाओं को व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ना, प्रतिस्पर्धा के सापेक्ष सहयोग को अधिक महत्व देना तथा अवधारणाओं और सामग्रियों के वैश्विक पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक होता है। शिक्षण की कौन सी क्रियाकलाप उसके अन्योन्य क्रिया चरण से जुड़े होते हैं? पाठ की योजना, प्लानिंग ऑफ लेसन, डिटरमाइनिंग लर्निंग आउटकम, अधिगम प्रतिफलों का निर्धारण, प्रश्नों के साथ विकिरणित विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, पुष्टि उपलब्ध कराना और यदि आवश्यक हो तो परीक्षण करना, विद्यार्थी के कार्यों को प्रेरित एवं उनकी निगरानी करना। तो यहाँ पे देखिए शिक्षण की क्रियाकलाप को निम्न कारणों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो पूर्व संक्रियात्मक चरण, अंतर संक्रियात्मक चरण, उत्तर संक्रियात्मक चरण। सभी चरणों में शिक्षण प्रक्रिया के अपने अपने कार्य निर्धारित होते हैं। अंतर संक्रियात्मक चरण में निम्न पद हैं: कक्षा का आकार, अधिगमकर्ता को जानना। इस पद में अध्यापक शिक्षण प्रक्रिया के क्रियाकलाप निम्नवत करता है: प्रश्न के साथ विकिरणित विषय वस्तु का चुनाव और प्रस्तुतिकरण, प्रतिपुष्टि और पुनर्वलन करना, विद्यार्थी के कार्यों को प्रेरित करना और उन पर ध्यान देना। प्रभावी अधिकार क्षेत्र में संबंधित अधिगम परिणामों को इंगित करने के लिए निम्नतर से उच्चतर क्रम क्या है? प्रभावी अधिकार क्षेत्र में संबंधित अधिगम परिणामों को इंगित करने के लिए निम्नतर से उच्चतर क्रम क्या है? रिसीविंग, वैल्यूइंग, रिस्पॉन्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टराइजेशन। तो यहाँ पे देखिए प्रभावी अधिकार क्षेत्र में संबंधित अधिगम परिणामों को इंगित करने के लिए निम्नतम से उच्चतर क्या क्रम है? ग्रहण करना, प्रतिक्रिया करना, मूल्यांकन करना, संगठन और चरित्रीकरण। यदि शिक्षण को सांकेतिक की तरह देखा जाता है तो निम्नलिखित कौन सी प्रकारता शिक्षक एवं अधिगमकर्ता के बीच सक्रिय आदान प्रदान को शामिल करती है? प्रशिक्षण, अनुकूलन, अनुदेश, मतारोपण। यदि शिक्षण को सांकेतिक की तरह देखा जाता है तो अनुदेशन प्रकारता शिक्षक एवं अधिगमकर्ता के बीच सक्रिय आदान प्रदान को शामिल करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम भारतीय उच्च शिक्षा में शिक्षण समर्थन प्रणाली के विकास को सही ढंग से प्रतिबिंबित करता है? दृश्य श्रव्य, कार्डिक मौखिक, दृश्यपरक और आईसीटी आधारित। तो देखिए भारतीय उच्च शिक्षा में जो शिक्षण समर्थन प्रणाली के विकास का क्रम देखें तो कार्डिक मौखिक, दृश्यपरक, दृश्य श्रव्य और आईसीटी आधारित है। यहाँ पे देखिए सूची 1 दिया है: इंस्ट्रक्शन यानी अनुदेशन, कम्युनिकेटिंग, संप्रेषण, मैनेजिंग, मॉनिटरिंग। हमें क्रमशः इनके कौन से कार्य इनके साथ इन्हें सम्मिलित करना है? तो जो अनुदेशन है, अनुदेशन जो है वो अधिगम संवर्धन हेतु शिक्षक द्वारा पद्धति एवं क्रियाओं का अनुप्रयोग। संप्रेषण, शाब्दिक एवं अशाब्दिक रूप में सोच एवं विचारों का संप्रेषण। प्रबंधन जो है कार्य संगत क्रियाओं को अधिकाधिक बनाना तथा कार्य असंगत क्रियाओं को न्यूनतम बनाना। संयमन का मतलब समूह व्यवहार एवं गतियों पर नजर रखना तथा उन पर तत्काल प्रतिक्रिया देना। निम्नलिखित में से कौन कौन सी शिक्षण पद्धतियाँ प्रत्यक्ष अधिगम के लिए उपयोगी हैं? इनमें से कौन कौन सी शिक्षण पद्धतियाँ प्रत्यक्ष अधिगम के लिए उपयोगी हैं? टीम शिक्षण तथा व्याख्यान देना, निरूपण तथा भूमिका निर्वाह, दृश्य श्रव्य के उपयोग अथवा उसका बिना व्याख्यान देना, कार्यशाला एवं दत्त कार्यों में प्रतिभागिता, मुक्त तथा अनुभाविक, अंतक्रियात्मक प्रस्तुतिकरण। तो निरूपण तथा भूमिका निर्वाह, कार्यशाला एवं दत्त कार्यों में प्रतिभागिता एवं मुक्त व अनुभाविक पहल इत्यादि शिक्षण पद्धतियाँ प्रत्यक्ष अधिगम के लिए उपयोगी होती है। अधिगम शैली से अभिप्राय अधिगम के लिए अपनाए गए ऐसे
तरीके, साधन या पद्धति से है जिससे एक अधिगमकर्ता को किसी अधिगम परिस्थिति में अपने सामर्थ्य तथा अधिगम उद्देश्य के अनुरूप अच्छे अधिगम परिणामों की प्राप्ति हो सके। शिक्षण में निम्नांकित में से कौन से अधिगम परिणाम अवबोध स्तर पर प्रयुक्त होते हैं? तो ये तथ्यों के मध्य संबंध और स्वरूप देखना। शिक्षण के स्तर में तथ्यों के मध्य संबंध और स्वरूप देखने संबंधी अधिगम परिणाम अवबोध स्तर पर प्रयुक्त होते हैं। अवबोध स्तर के प्रमुख प्रस्तावक कौन थे? तो ये हैं हेनरी सी मार्शन। इस स्तर में तथ्यों को केवल याद रखना जरूरी नहीं बल्कि उसे समझना भी जरूरी है। इस स्तर पर सामान्यीकरण की क्षमता को विकसित किया जाता है। सामान्यीकरण करने का अर्थ होता है अवधारणा, सिद्धांत, परिभाषाएं आदि को समझना। निम्नांकित में से किस अधिगामी सामग्री प्रकारता में प्रस्तुति अत्यधिक संरचनाबद्ध और व्यक्तिपरक होती है? तो ये है अभिक्रमित, अनुदेशात्मक और मॉड्यूलर अधिगम सामग्री। अभिक्रमित, अनुदेशात्मक और मॉड्यूलर अधिगम सामग्री में प्रस्तुति अत्यधिक संरचनाबद्ध एवं व्यक्तिपरक होती है। स्मिथ व मूरे के शब्दों में अभिक्रमित अनुदेशन किसी अधिगम सामग्री को क्रमिक पदों की श्रृंखला में व्यवस्थित करने वाली एक क्रिया है जिसके द्वारा छात्रों को उनकी परिचित पृष्ठभूमि से एक नवीन तथा जटिल प्रत्यय, सिद्धांत तथा अवबोधों की ओर ले जाता है। नीचे दो कथन दिए हैं। पहला कि चर्चा के विषय के उद्देश्यों को परिभाषित करना अनिवार्यता कक्षा संप्रेषण का पहला कदम नहीं है। दूसरा, उद्देश्यों को स्पष्ट रूप में परिभाषित करने से विद्यार्थियों को विषय को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। तो यहाँ पे दो कथन दिए हैं, दोनों के आलोक में हमें जो है यहाँ पे उत्तर देना है। तो चर्चा के विषय के उद्देश्यों को परिभाषित करना अनिवार्यता कक्षा संप्रेषण का पहला कदम नहीं है। दूसरा, उद्देश्यों को स्पष्ट रूप में परिभाषित करने से विद्यार्थियों को विषय को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया अभिकथन है कि चर्चा के विषय के उद्देश्यों को परिभाषित करना अनिवार्यता कक्षा संप्रेषण का पहला कदम नहीं है। गलत है, क्योंकि कक्षा संप्रेषण के तहत सर्वप्रथम जिस विषय पर चर्चा करनी होती है उसके उद्देश्य को ही स्पष्ट एवं परिभाषित किया जाता है, जबकि तर्ककार के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप में परिभाषित करने से विद्यार्थियों को विषय का बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलता है। सही है, क्योंकि उद्देश्यों के स्पष्टीकरण के बाद विषय वस्तु का अधिगम आसानी से हो पाता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम उच्च शिक्षा में शैक्षिक प्रौद्योगिकी अनुपूरण के विकास को सही प्रतिबिंबित करता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि हायर एजुकेशन में शैक्षिक प्रौद्योगिकी अनुपूरण के विकास को सही कौन प्रतिबिंबित करता है? अभिक्रमित अधिगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक सहायता, ऑनलाइन और मॉड्यूलर सामग्री। तो यहाँ पे देखिए हम क्रमशः तो उच्च शिक्षा में शैक्षिक प्रौद्योगिकी अनुपूरण के विकास को निम्नलिखित क्रम में जो सही ढंग से प्रतिबिंबित करता है, पाठ्यपुस्तक अनुपूरक सामग्री या अभिक्रमित अधिगम सामग्री या मॉड्यूलर सामग्री या ऑनलाइन विधियाँ। तो देखिए छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए उपयोगी प्रभावी लेखन के सिद्धांत है। अतिशयोक्ति पर बल, विशेषणों का उदारतापरक उपयोग, स्पष्टता, संक्षिप्तता, परिशुद्धता, जटिल वाक्यों का उपयोग। तो यहाँ पे देखिए छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए उपयोग प्रभावी लेखन के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। स्पष्टता होनी चाहिए, संक्षिप्तता और परिशुद्धता। किसी भी भाषा में लिखने का अर्थ है मन के विचारों को कागज पर अंकित करना। लेखन के दो पहलू हैं, संगठन है, लिप्यांतरण है। एक लेखन भूमिका जिसमें विचार करना, लिखित पाठ्यपुस्तक के स्वरूप को तय करना, कहानी, कविता, कहानी, रिपोर्ट, रेसिपी, निर्देशों का समूह आदि तथा इसके बारे में सोचना शामिल होता है। मसौदा या ड्राफ्ट तैयार करना संगठन का एक महत्वपूर्ण भाग है। एक सचिवी भूमिका जिसमें इस बात पर ध्यान देना शामिल होता है कि लेखन किस प्रकार प्रस्तुत किया जाए ताकि दूसरे लोग इसे पढ़ें और समझ सकें। इसमें हस्तलेखन, स्पेलिंग, विराम चिन्ह और समान लेआउट जैसे पहलू हैं। लिप्यांतरण में लेखक एक अंतिम ड्राफ्ट से एक पूर्ण आरेख तक कार्य कर सकता है। कोई अध्यापक कक्षा में अपनी प्रस्तुति के समर्थन में बहुत सी सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण को प्रस्तुत करता है। यह शिक्षण के किस स्तर से जुड़ा होता है? तो यह है अवबोध स्तर पे, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। कोई अध्यापक कक्षा में अपनी प्रस्तुति के समर्थन में बहुत से सकारात्मक और नकारात्मक एग्जाम्पल को देता है, तो यह शिक्षण के अंडरस्टैंडिंग लेवल से जुड़ा होता है। इस स्तर के शिक्षण में शिक्षक छात्रों की समझ पाठ्यवस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि छात्रों को अवबोध के लिए अधिक से अधिक अवसर मिले और छात्रों में आवश्यक सूझबूझ उत्पन्न हो। इस प्रकार के शिक्षण में छात्रों की सहभागिता बनी रहती है। यह शिक्षण उद्देश्य केंद्रीय तथा सूझबूझ से युक्त होता है। ज्ञान तक पहुंचने की किस विधि में संयुक्त रूप से विशिष्ट से सामान्य की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने पर बल दिया जाता है? तो किसमें है संयुक्त रूप से जो विशिष्ट से सामान्य और सामान्य से विशिष्ट? तो ये है वैज्ञानिक विधि। ज्ञान तक पहुंचने के लिए संयुक्त रूप से विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने के लिए वैज्ञानिक विधि पर बल दिया जाता है। ज्ञान प्राप्ति की यह विशेष विधि है जिसमें संयुक्त रूप से एक दूसरे के विपरीत गुण वाली विधियों का प्रयोग होता है। समानता विशिष्ट से सामान्य की ओर की विधि आगमनात्मक होती है और सामान्य से विशिष्ट की ओर निगमनात्मक होती है। वैज्ञानिक विधि दोनों सिद्धांतों पर काम करता है, पहली खोज विधि और दूसरी अवधारणा।
विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का प्रयोजन है व्यक्तिगत भिन्नता से निपटने के लिए शिक्षक उन्मुखी व्याख्यान का हास्य, पूर्ववर्ती ज्ञान का प्रतिस्मरण, समग्र कक्षा को अंतर्भूत करने से। तो ये है व्यक्तिगत भिन्नता से निपटने के लिए। कक्षागत विद्यार्थी में अनेक प्रकार की व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इन व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए कुशल शिक्षक विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का प्रयोजन करता है। इस प्रकार की कक्षा का प्रयोजन सभी प्रकार के व्यक्तियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। अध्यापन की कौन सी विधि अधिकतम ज्ञान के प्रयोग को प्रोत्साहित करती है? तो ये है समस्या समाधान विधि। जो समस्या समाधान विधि है वो अधिकतम ज्ञान के प्रयोग को प्रोत्साहित करती है। मानव जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं जिससे उसमें तनाव, संघर्ष, विफलता, निराशा जैसी प्रवृत्तियां आती हैं। ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए टीचर को, स्टूडेंट को प्रारंभ से ही समस्या समाधान विधि द्वारा अध्ययन देकर उनमें तर्क व निर्णय द्वारा किसी समस्या को सुलझाने की समस्या होती है। इसमें छात्रों की शैक्षणिक कठिनाई का समाधान होता है। वे छात्र स्वयं सीखने में प्रेरित होते हैं। ब्रोन 1971 ने उस स्थिति को समस्यात्मक कहा है जिसमें व्यक्ति किसी लक्ष्य तक पहुंचने की चेष्टा करता है, वह प्रारंभ प्रयास में असफल हो जाता है। इसके लिए उसे 2 या अधिक अनुक्रियाएं करनी पड़ती हैं। समस्या का चयन, समस्या के कारणों का पता लगाना, समस्या से संबंधित तथ्य सूचनाओं का एकत्रीकरण, समस्या का हल खोजना, समस्या का हल व समाधान निकालना। विशेषता क्या है? यह छात्रों को समस्या समाधान के लिए विशेष प्रशिक्षण देता है। इसमें छात्र प्रयासशील रहता है व स्वयं सीखने का प्रयास भी करता है। यह मानसिक कुशलता के विकास में सहायक होता है या छात्रों को आत्मनिर्णय लेने में कुशल बनाता है। छात्रों की बुद्धि प्रखर होती है। छात्रों में मौलिक चिंतन, उदारता, सहिष्णुता, सहयोग की भावना आदि आती है। माइक्रो शिक्षण छात्र अध्यापकों के लिए किस अवधि में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है? तो वो है शिक्षण अभ्यास से पहले। माइक्रो शिक्षण छात्र अध्यापकों के लिए शिक्षण अभ्यास से पहले सबसे अधिक प्रभावशाली होता है क्योंकि इसके बगैर आगे के शिक्षण को सही तरीके से नहीं किया जा सकता, न ही छात्रों को आगे की बात सही तरीके से समझ में आ सकती है। निम्न में से कौन सा अधिक अंतर्वैयक्तिक या अंतरक्रियात्मक और विद्यार्थी उन्मुख है? इनमें से तो है समूह चर्चा। समूह चर्चा में आप अपने विचार अन्य लोगों के साथ साझा कर सकते हैं, अन्य लोगों के विचारों से परिचित हो पाएंगे, अपनी रुचि के चर्चा समूह में शामिल होकर सार्थक चर्चा में भाग ले पाएंगे और स्वयं भी ऐसे मुद्दों और विषयों को चर्चा में लाने की पहल कदमी कर सकते हैं। समूह चर्चा अधिक अंतरक्रियात्मक और विद्यार्थी उन्मुख होता है। शिक्षक छात्र संबंधों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी बातें सही हैं? तो वो है सद्भावपूर्ण तथा सम्मानपूर्ण। शिक्षक छात्र संबंधों के संदर्भ में सद्भावपूर्ण तथा सम्मानपूर्ण बात सही है। शिक्षक छात्र संबंध शिक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। छात्रों के लगभग 10 महीनों के लिए एक शिक्षक के साथ लगभग 5 से 7 घंटे एक दिन में खर्च करते हैं। यदि अध्यापक छात्रों के साथ सद्भावपूर्ण व्यवहार नहीं करेगा तो छात्र सीख नहीं पाएगा, और यदि छात्र अध्यापक का सम्मान नहीं करेगा तो अध्यापक पढ़ा नहीं पाएगा, जिससे अधिगम और शिक्षण दोनों ही प्रभावित होगा। इसलिए अध्यापक छात्र का संबंध सद्भावपूर्ण तथा सम्मानपूर्ण होना चाहिए। अध्यापन के प्रति गत्यात्मक उपागम का क्या मतलब है? तो ये विद्यार्थियों से गतिविधियों के माध्यम से सीखने की अपेक्षा करनी चाहिए। वर्तमान में अध्ययन की अत्यधिक प्रभावी विधि कौन सी है? तो वो है मिश्रित अध्ययन। वर्तमान में अध्ययन की सर्वाधिक प्रभावी विधि मिश्रित अध्ययन है। इसके तहत डिजिटल और ऑनलाइन मीडिया के तहत शिक्षण कार्य होता है। प्रभावी शिक्षण निम्नलिखित में से क्या है? तो ये है शिक्षक का छात्रों को पढ़ाना और समझाना। प्रभावी शिक्षण वो टेक्निक है जिसमें ज्ञान का प्रवाह सतत बिना किसी अवरोध के बनी रहे और छात्र आसानी से ज्ञान को ग्रहण कर पाए। प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक समय समय पर श्रव्य, दृश्य, चित्र आदि उपकरण का सहारा लेता है। निम्नलिखित में से किसी अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है? तो कौन सा है? विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं। निम्नलिखित सूची से शिक्षक एवं विद्यार्थी के प्रतिबद्धता क्षेत्र की पहचान कीजिए। सही गुट का चयन करना है। ठीक से करो उपागम, समुदाय के साथ संपर्क बढ़ाना, कक्षागत निष्पादन जिसमें शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया शामिल है को अभिव्यक्त करना, सर्वांगीण विकास के प्रति विशेष रुचि तथा सहायता हेतु तत्परता, शैक्षणिक एवं विषय वस्तु से संबंधित प्रवीणताओं का अर्जन और निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता तथा बौद्धिक ईमानदारी का सम्मान। तो यहाँ पे देखें शिक्षक एवं विद्यार्थी की प्रतिबद्धता क्षेत्र निम्नलिखित है। ठीक से करो उपागम, सर्वांगीण विकास के प्रति विशेष रुचि तथा सहायता हेतु तत्परता, निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता तथा बौद्धिक ईमानदारी का सम्मान। कोई पाठ को बाल केंद्रित विधि से अधिगम करने की कौन सी विधि है? तो ये है समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। कोई पाठ को बाल केंद्रित विधि से अधिगम करने की विधि को समस्या समाधान विधि कहते हैं। एक मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक विधि है। समस्या विद्यार्थी के पाठ्यपुस्तकों से जुड़ा होता है। इस विधि का प्रयोग छात्रों में समस्या को सॉल्व करने की क्षमता विकसित करने के लिए होता है और विद्यार्थी उसका हल ढूंढने के लिए प्रयास करता है, अतः अध्यापक हल ढूंढने के लिए प्रेरित होता है। समूह शिक्षण विधि, समूह कार्य एक व्यवस्थित एवं सक्रिय शिक्षण विधा है जो छात्रों के छोटे समूह को मिलकर एक आम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्या छात्र को कक्षा में प्रश्न पूछने की छूट दी जानी चाहिए? तो ऑलवेज जो है
छात्र को हमेशा कक्षा में प्रश्न पूछने की छूट दी जानी चाहिए, क्योंकि प्रश्न पूछना जिज्ञासा और कौतूहल को भी उत्पन्न करने के लिए सबसे प्रभावी रणनीति को संदर्भित करता है। कक्षा में छात्रों द्वारा पूछताछ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अब यहाँ से जो टॉपिक शुरू होने वाला है वो ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धतियों से जो है क्वेश्चन है, और ये आज के समय में बहुत ही रेलिवेंट जो है टॉपिक है। तो हम इसे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आज के लिए यहीं पे इसको एंड करते हैं। धन्यवाद।